देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, इनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पर पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर देखिएगा। ये आपका तीसरा टेस्ट है, इससे पहले दो टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए, आप लोग से एक क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला टेस्ट दिया होगा तो आपको मालूम होगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है। चलिए, आप लोग उसका नीचे जवाब दीजिए। तीसरे टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं और इसमें जो भी आपका स्कोर रहता है वो आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दे पाए। पहला है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सफेद हरा रंग, या फिर आप देखते हैं हरा केसरिया रंग और गहरा केसरिया रंग, सफेद और हरा। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग होता है जो भूमि की उर्वरता और विकास को दर्शाता है। यह रंग गहरे हरे रंग की क्षैतिज पट्टी होती है जो केसरिया और सफेद पट्टी के बीच में होती है। तो इसमें आप देखेंगे क्या लगाया आपने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:2, 2:3, 3:2, और ये आप देखिए 1:2। आप लोग ध्यान रखिएगा, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है तो 3:2 के 2:3, बताइए। 3:2, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत देती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत देती है? विकास और सत्य का, और आप देखिए साहित्य विकास का, साहित्य शांति और सत्य का, अन्य का। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद पट्टी शांति, सत्य और ईमानदारी का संकेत है। इस पट्टी के बीच में बना नीला अशोक चक्र धर्म और न्याय का प्रतीक है जो निरंतर प्रगति को दर्शाता है। और चक्र में आप देखिए 24 तीलियां होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि क्या हो जाएगा, शांति और सत्य। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल बढ़िया है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का का हरा जो रंग है, कौन सा हरा रंग है, ये क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य का, विकास उर्वरता को, शांति सत्य को, अन्न को। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि, हरियाली और सुविधा का प्रतीक है। यह भारत जैसे कृषि प्रधान देश की कृषि संपदा, प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है। एक तरह से आप देखते हैं कि विकास और उर्वरता की बात हो रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22, 12, 24, 25, बताइए क्या होती हैं? क्या लगा दिया? 24 लगाओगे कि क्या लगाओगे? 24 ही लगा दोगे आप लोग। 24 होती हैं। क्या होती हैं? 24 होती है। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें आप देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यह ध्वज 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से कुछ ही दिन पहले संविधान सभा में पारित किया गया था। तो इसमें 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तोता, मोर, बुलबुल, हंस। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे भारतीय मोर या फिर नीला मोर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रेस्टेटस कहते हैं इसे एक तरह से। ठीक है, मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। तो ये आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह भारतीय संस्कृति में एक पवित्र प्रतीक है। प्राचीन भारत की कला और विज्ञान, पौराणिक कथाओं में इसका विशेष स्थान है। और वैज्ञानिक नाम है कमल का, वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यू न्यूसी फेरा है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या लगाओगे? कमल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नीम, चंदन, बरगद, अशोक, बताइए। तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। इसे वैज्ञानिक रूप से फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। इसकी विशालता, लंबे आयु और धार्मिक महत्व के कारण इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। तो इसमें आप देखिए बरगद, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन और सारे जहां से अच्छा हमारा, या फिर ए और बी? तो आप देखिए भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जिसे मूल रूप से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था, जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अपनाया गया था। और इसका हिंदी संस्करण 52 सेकंड में पूरा गाया जाता है। तो जनगण मन, जनगण मन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये आप देखिए कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ये आप सभी जानते हैं कि क्या है, बताइए। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसे 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। यह न केवल एक महत्वपूर्ण भौगोलिक नदी है, बल्कि देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता की प्रतीक भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें गंगा लगा देना। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये आप देखिए मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे भी कहते हैं। पर्यावरण वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, ताकि इसके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक कह रहा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसे आप देखेंगे बाघ देखने को मिलेगा। क्या? बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बंगाल टाइगर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगस है। इसे इसकी शक्ति, चपलता और सुंदरता के कारण राष्ट्रीय पशु चुना जा गया। इसे 1972 में पशु घोषित राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो इसमें आप देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया था बाघों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये आप देखिए वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब। बताइए इसमें ए बी दोनों। तो आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, और इसका स्थान जनगण मन के बराबर है। रचनाकार इसके बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये भी याद रखिएगा, संस्कृत में है। और जनगण मन राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है। गायन इसके पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन इसमें लगा दिया होगा। क्या? ए ऑप्शन। अगला है, आप देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, आम, अनानास, नारियल। तो आप देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं। यह भारत का सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे समृद्धि, पिछुड़ता, धन का प्रतीक मानते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। और कच्चे आम में विटामिन सी होती है, जबकि पकने में इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तो ए क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए भारत के राष्ट्रीय खेल को लेकर विवाद बना रहता है हमेशा। शतरंज है, कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी है। बताइए। तो आप देखिए भारत का आधिकारिक तौर पर कोई खेल नहीं है। हालांकि हॉकी को व्यापक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, क्योंकि इसमें अतीत में कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, और जिसमें मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी शामिल थे। तो हॉकी कई जगह मान लेते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला आप देखेंगे इसमें, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1998, 1990, सन 2000, 1995। तो आपको बता दूं कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1980 के दशक की शुरुआत में प्रायोगिक पवन टरबाइन की स्थापना के साथ हुआ था। पहली प्रदर्शनी परियोजना 1986 में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। भारत का पवन ऊर्जा कार्यक्रम 1983-84 में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि 1990 बताया जा रहा है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हुआ 1990 के दशक में। इसमें आप देखिए 1990 लगा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है आपसे,
ये कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? 15 नवंबर 1983, 18 नवंबर 1985, 25 नवंबर 1988। तो आप देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुई थी। इसकी स्थापना परमाणु और सुरक्षा के संबंध में नियमों और दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयनकारी विकिरण और परमाणु ऊर्जा के उपयोग से स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई अनुचित खतरा ना हो। तो इसमें 15 नवंबर क्या लगाया? 1983 लगा दिया ना। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला है परमाणु ऊर्जा विनियामक क्या परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, भोपाल। तो ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसका गठन आप देखिए 15 नवंबर 1983 को हुआ था। ये तो पता होगा कि नहीं? भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे देविका रानी, दादा साहब फाल्के और लुमियर ब्रदर्स अन्य। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। उन्हें यह उपाधि भारत की पहली स्वदेशी फिल्म फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 के निर्माण का श्रेय देती है एक तरह से। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है उनके योगदान का सम्मान करने के लिए। भारत सरकार ने 1969 में ये पुरस्कार शुरू किया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहली बार किसे दिया गया था बताइए आप लोग? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है भारत में डाक व्यवस्था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने 1854 में इंडिया पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित किया और पूरे देश के लिए डाक दरों को मानकीकृत किया। हालांकि इस प्रक्रिया को न्यू वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में रखा, जिन्होंने पहली बार डाक सेवाओं को आम जनता के लिए खोला। तो ये आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी। क्या? लॉर्ड डलहौजी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ? संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन ही थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। 13 मई 1767 से 3 मई 1969 तक ये पद पर रहे थे। तो जाकिर हुसैन। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2003? तो 2002 से किया गया था ना। ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम भारतीय झंडा संहिता 2002 के रूप में 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था और इस संहिता ने झंडा संहिता भारत को स्थापित किया। अब नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नियत बताया। सी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसको लेकर काफी विवाद बना रहता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि इसका महत्व उत्तर भारत की गंगा नदी के समान से हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहला जाती है। काफी इसको लेकर विवाद होता रहता है भैया, क्या बोला जाए। अब आप देखिए कई जगह ये आप देखेंगे गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और आप देखते हैं कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए, आप लोग बताइए क्या। तो देखिए, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। ये ऑप्शनल। और देखिए आयोग क्या मानता है वो भी रखता है ना मायने। प्रतिवर्ष भारत का बेहतम पशु मेला कहाँ लगता है? प्रतिवर्ष भारत का बेहतम पशु मेला कहाँ लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनपुर में, सोनमर्ग में। तो ये सोनपुर में लगता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिए। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अब आपका क्या स्कोर रहा है आप लोग बता सकते हैं जरूर। धन्यवाद।